Assalamu alaikum. This is Simra Khan. Today's topic is colligative properties of solution. This is another slide on the solution topic. So let's start. Colligative properties of solution. एक तो होती हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन यहाँ बता गई हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। The word colligative has been adapted or taken from the Latin word colligatus. जो colligative word है वो लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब जो कहलाता है colligatus, इससे लिया गया है। विच ट्रांसलेट्स टू बाउंड टुगेदर, जो कि जिसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर मीन्स के एक साथ रखना या किसी चीज़ का एक दूसरे से लिंक ये। अच्छा, यहाँ पे इसका कॉलिगेटस क्यों यूज़ किया गया है कि जिसका मतलब बाउंड टुगेदर है, वो इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि कैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिंक करती हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं या इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं या कुछ भी। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से। ठीक है, तो ये हो गई हमारे वर्ड कॉलिगेटिव का मतलब। अच्छा, a colligative property is a property of a solution that is dependent on the ratio between the total number of solute particles in the solution to the total number of solvent particles. मैंने जैसे ही बताया कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की कि जो कि डिपेंड करती है कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, किस लिहाज से, सॉल्वेंट के लिहाज से। कि सॉल्वेंट के मुताबिक जितना हमने सॉल्वेंट लिया, जैसे कि अगर हमने 1000 ml सॉल्वेंट लिया है, जिसको हम 1 लीटर कहेंगे। ठीक है, 1 लीटर अगर हमने सॉल्वेंट लिया है तो हमने कितने ml जो हैं वो सॉल्यूट के लिए हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट के हिसाब से कितने ml जो हैं वो हमने सॉल्यूट के लिए हैं, तो ये डिपेंड करती है रेशियो ऑफ द सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। Colligative properties are not dependent on the chemical nature of the solutions components. ठीक है, इसमें हम हालांकि नेचर से बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, कौन सा हम किस किस्म का मतलब डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स की डिफरेंट नेचर्स होती हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ओनली नंबर्स कि कितने नंबर में लिया है, कितने जो है ना कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, बस इस पे हम डिपेंड करेंगे। हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि नेचर क्या कहते हैं डिफरेंट होने की वजह से सॉल्वेंट पे या सोल्यूशन पे क्या असर पड़ रहा है, वो हम नहीं देखेंगे। हम बस इसमें ये नोटिस करेंगे, हालांकि सेम टाइम के ऊपर ही जो है वो क्या कहते हैं नेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हम नेचर को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हम ओनली नंबर्स देखेंगे कि सॉल्यूट के जो हमने कंसंट्रेशन ली है उस कंसंट्रेशन का असर कितना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि कॉलिगेटिव मतलब नंबर देख रहे हैं तो नेचर का कोई असर ही नहीं है। नेचर का असर होगा क्योंकि हर जो है वो केमिकल की नेचर अलग होती है। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ वॉलेटाइल होते हैं, कुछ नॉन वॉलेटाइल होते हैं। इस तरह से डिफरेंट नेचर्स होती हैं, क्या कहते हैं, कुछ गैस होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम नेचर पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जब हम कहेंगे ना, जब हम कंसीडर करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, हम अब इस क्या सॉल्यूट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देंगे तो हम नेचर को माइनस कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, कि नेचर का क्या असर पड़ रहा है वो हम माइनस कर देंगे बिल्कुल। हम सिर्फ देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के या कंसनट्रेशन जो है सॉल्यूट की उसका कितना असर पड़ रहा है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, बस ये देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी लिंक टू सेवरल क्वांटिटीज दैट एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन सच एज मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोलैलिटी।
तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है इस तरह से, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरी ऐसी भी प्रॉपर्टी से लिंक करेंगे जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई एंड मोलैलिटी हो गई एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये क्या कहते हैं, लिंक करती है दूसरी जो है वो कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के ऊपर। आगे चलते हैं। The four colligative properties that can be exhibited by a solution are, जो फोर मेन colligative properties हैं जो कि एक solution exhibit करता है, एक solution दिखाता है, वो कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चेंज आना। ठीक है, ये चार जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक सॉल्यूशन एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सीन इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन में नज़र आती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली डाइल्यूट सॉल्यूशन में नज़र आती हैं, तो वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि जब हम किसी भी प्योर सॉल्यूशन को या क्या कहेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन को हम जब डाइल्यूट कर देते हैं किसी चीज़ से, मोस्टली वाटर होता है ये, क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वो हर चीज़ से रिएक्ट कर जाता है। तो जब हम ये ज़्यादातर वाटर होता है, तो अगर हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तो इससे क्या होता है कि जो नेचर होती है सॉल्यूट की वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया तो वो डिफरेंट तो सॉल्वेंट ज़्यादातर क्या होता है कि सॉल्वेंट की ही नेचर दिख रही होती है हमें, जो जिससे हमने डाइल्यूट किया होता है, या तो वो या फिर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसलिए जो सॉल्यूट की जो नेचर है वो फिर हमें सॉल्यूशन में इतने में उसमें नहीं दिखती जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमें दिख रही होती है। तो इसलिए हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूट ही कंसीडर करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में, कि कितने नंबर जो है ना हमने डाले हैं। ठीक है, इसलिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा काम करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। We can further consider colligative properties are those properties that are obtained by the dissolution of a non-volatile solute in a volatile solvent. हम जो है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है इनको जो है हम और इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि नॉन वोलेटाइल जो कि नहीं उड़ते, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं उड़ते सॉल्यूट, उनको हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जनरली द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ आर चेंज बाय द सॉल्यूट वेयर इट्स पार्टिकल रिमूव सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द लिक्विड फेज। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लिक्विड फेज में डालते हैं ना सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक साथ, तो क्या होता है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जो है ना रिमूव कर लेते हैं, मतलब अपने साथ बाउंड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं लिक्विड फेज में। दिस इज ऑल्सो रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। जिससे क्या होता है वो सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के पार्टिकल से रिएक्ट कर लिया, जिससे क्या होता है कि सॉल्वेंट की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। Meanwhile, when we talk about the given solute-solvent mass ratio, colligative properties are said to be inversely proportional to the solute mass molar mass. अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के मास रेशियो के बारे में बात करें, मोलर मास के बारे में, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं सॉल्यूट के मोलर मास से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूट के मोलर मास से। अगर हम मास रेशो के बारे में बात करें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है फर्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या है ये? इन अ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, प्योर है और एक जिसमें एक में सॉल्यूट डला हुआ है। तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें क्या दिख रहा है हमें कि जो एंटायर सरफेस है कंटेनर का वो ऑक्यूपाई किया हुआ है सॉल्वेंट ने। ठीक है, और वो इसमें अगर हम वेपर प्रेशर अगर हम मेजर करेंगे तो सॉल्वेंट का सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। क्योंकि इसमें कोई और सॉल्यूट नहीं डला हुआ, ना कोई और सॉल्वेंट डला हुआ है, बस प्योर सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर भी उसका ज़्यादा आएगा। इफ़ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो
डालें सॉल्वेंट के अंदर, द सरफेस नाउ हैज़ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो अब सरफेस हो गई उस कंटेनर में, उसमें दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। देयर बाय फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। तो जो फ्रैक्शन है जो सॉल्वेंट ने कवर किया हुआ था, अब वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द solution is solely due to the solvent alone, at the same temperature the vapor pressure of the solution is found to be lower than that of the pure solvent। अब पहले क्या हो रहा था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो सिर्फ किसकी वजह से था, सॉल्वेंट की वजह से। सेम टेम्परेचर के ऊपर जब हमने सॉल्यूट को डाला तो क्या हो गया, सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि उसमें क्या अब दूसरा वेपर प्रेशर भी आ गया, किसका, सॉल्यूट का। तो इस वजह से जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि सरफेस कम हो गई उसकी। सॉल्वेंट ने जो ऑक्यूपाई कराई हुई थी वो क्या कहते हैं, सॉल्यूट के साथ जब उसको हमने डाला तो वो उसकी सरफेस का एरिया कम हो गया कि जहाँ पे वो वेपर प्रेशर अप्लाई करे, ठीक है। इस तरह से उसका जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का वो कम हो गया सॉल्यूट के डिज़ोल्व करने से। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ पी ओ, या इसको कहेंगे हम पी ओ मतलब ओरिजिनल, ठीक है। इफ़ पी ओ या क्या कहते हैं, प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। इफ़ पी ओ इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, अगर पी ओ जो है वेपर प्रेशर हो प्योर सॉल्वेंट का, एंड पी एस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और पी एस जो हो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जिसमें जब हमने सॉल्यूट डाल दिया उसका। द डिफरेंस पी ओ माइनस पी एस टर्म्ड एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जो डिफरेंस होगा पी ओ माइनस पी एस, तो वो क्या आएगा, लोवरिंग इन, इससे हमें पता लग जाएगा कि लोवरिंग ये कहलाएगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। द रेशो पी ओ माइनस पी एस स्लैश पी ओ इज़ नॉन एज ए रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर हम इसका रेशियो बना लें कि डिफरेंस को हम ओरिजिनल या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें, तो ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बताएं तो हम सिर्फ पी ओ माइनस पी एस यूज़ करेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताएं ओरिजिनल और क्या कहते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तो हम रेशो यूज़ करेंगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। Result in 1886 established a relation between relative lowering in vapor pressure and mole fraction. The relationship is known as Rule's law. रूल्ड ने क्या किया था, रूल्ड एक साइंटिस्ट था 1886 में, उसने क्या किया था कि इस्टेब्लिश किया था एक रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वो जो हमने रेशो लिया है उसके दरमियान और मोल फ्रैक्शन के दरमियान, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को कहा जाता है रूल्स लॉ। इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अच्छा, ये कहलाता है, इसके स्टेट करता है कि जो रिलेटिव लोवरिंग है वेपर प्रेशर में किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन में, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादातर हम डाइल्यूट सोल्यूशन में देखते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग जो हो रही है वेपर प्रेशर की डाइल्यूट सोल्यूशन में वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ठीक है। इफ़ अब देखते हैं कैसे। इफ़ n मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज डिजॉल्व्ड इन n मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। n किस स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट के मोल्स हैं और कैपिटल N के जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। देन अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉ क्या होगा, पी ओ माइनस पी एस अपॉन पी ओ, ये तो हमारा हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके इक्वल कह रहे हैं ये, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस एन। यानी अगर हमें, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया हमारा रूल्स लॉ के रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है ना रूल्स लॉ हो गया, और यहाँ पे से ही हमें पता लग गया कि जो है वो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर क्या कहते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, और
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। जहाँ हमसे पूछा जाए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ हम डिफरेंस के इक्वेशन लगाएंगे। जहाँ हमसे पूछा जाए रिलेटिव, तो हम वहाँ पे रेशो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और जहाँ हमसे पूछा जहाँ क्वेश्चन होगा कि जहाँ पे हमें क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की साथ बात आ रही होगी, या हमसे पूछा जा रहेगा कि जो है ना अच्छा ये मोल फ्रैक्शन का ये है और जो है वो क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की का जो है इतना था उसका। अब इसमें से बताएं कि जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछे तो फिर हम कौन सा जो है ना वो फॉर्मूला लगाएंगे, वो रूल्स लॉ हम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात प्रॉब्लम्स की कि प्रॉब्लम्स की क्या आती हैं। ठीक है, अब आगे जो है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उस पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी कॉलिगेटिव, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, तो ये होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, उससे इक्वल हो जाए। वी नो दैट ऑन द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड टू अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। हम जानते हैं कि जब हम कब कोई भी सॉल्यूट डालते हैं, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। Therefore, to make vapor pressure equal to the atmospheric pressure, we have to increase the temperature of the solution. अगर हम इसलिए जब वो अगर हम सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है इक्वल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या कहलाएगा elevation in boiling point. If T naught B is the boiling point of the pure solvent and TB is the boiling point of the solution, then elevation in boiling point is given as change in TB is equal to T naught B minus TB। ठीक है, अच्छा अगर ये कह रहे हैं कि अगर T नॉट बी हम लें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TB लें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? चेंज इन TB मीन्स जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा TB यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू T नॉट बी मीन्स के क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस TB मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा टी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तो हम यहाँ पे टी यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। Experimental result shows that there is a relation between elevation in boiling point and molality m of the solute present in solution. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या शो करते हैं कि एक रिलेशन है किसके दरमियान एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूट की मोलैलिटी m के दरमियान। ठीक है, क्या रिलेशन है? जिससे कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डेल्टा टी बी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से, मीन्स मोलैलिटी से। और हम ये जानते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज़ इक्वल टू के साथ कोई कांस्टेंट लगता है। तो क्या इक्वेशन हो गई? डेल्टा टी बी और चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी एम। के बी क्या है? के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। अगर हम क्या करें सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ m इन द अबव रिलेशन वी गेट, अगर हम ये करें कि मोलैरिटी की जो इक्वेशन है उसको अबव इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू m2 स्लैश m2 इंटू m1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई फाइनल, जहाँ क्या है m2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, m1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है और m2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
तो ये हो गई इक्वेशन इन रिलेशन विद द मोलैलिटी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो फिर अगर आपसे कोई पूछे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सिंपली, तो हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, रेफरेंस वाला, ठीक है। या हम ये लगाएंगे कि अगर हमें दो जो है ना क्या बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए होंगे और उनमें से डिफरेंस मालूम, उनमें से बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना होगा, तो हम ये रिलेशन लगाएंगे, ये इक्वेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी माइनस टी बी। और अगर हमें कहा जाएगा कि मोलैलिटी सिर्फ पूरी होल मोलैलिटी दी हुई होगी और उससे कहा कहा होगा कि जो है ना हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम और के बी एम, ठीक है। और अगर हमें दिया हुआ होगा कि जो है मास ऑफ सॉल्यूट ये है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है और मास ऑफ सॉल्वेंट ये है, तो फिर इसका तो जो है ना फिर हम एक कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू M2 स्लैश M2 इंटू M1, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉब्लम्स, आगे चलते हैं। अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग सॉलिड। मत मीन्स के हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट के जो टेम्परेचर होगा मतलब उस सब्सटेंस की जो लिक्विड फॉर्म होगी उसका जो वेपर प्रेशर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर, वो इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर के उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में अगर जिस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ की सॉलिड फॉर्म के, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसका जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है उसका जब डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो सॉल्वेंट की जो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा लोअर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन का, वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इफ़ टी नॉट एफ इज़ दी, क्योंकि ये वैसे ही है कि जैसे हमने वो देखा था बॉइलिंग पॉइंट के कि जब हम सॉल्यूट का जो सॉल्यूट, क्योंकि जिसे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही है कि जैसे हम एग्जांपल लें वाटर और सॉल्ट की। अब वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो जब हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं ना, सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इस जो वाटर का डिक्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इससे हमें क्या पता लगा कि सॉल्यूट का असर किया सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। इस तरह इससे सॉल्यूट हमने ऐड किया तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इफ़ टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, अगर टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट हो प्योर सॉल्वेंट का और टी एफ हो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, तो जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का वो क्या कहलाएगा, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। Just like elevation in boiling point, depression in freezing point is also directly related to molality M. मीन्स जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में था, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली रिलेट करता है मोलैलिटी M से। और जैसे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू M2 स्लैश M2 इंटू M1, ये सेम फार्मूला है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जहाँ क्या है के एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, M2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और M2 इज इक्वल टू मीन्स के कैपिटल M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
नेक्स्ट है हमारी और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हेन अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, it is observed that solvent molecule enter the solution through the semi-permeable membrane and the volume of the solution increases। अच्छा, अब इसमें ये एक पूरा फेनोमेना बता दिया इस छोटे से पैराग्राफ में कि ऑस्मोसिस का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमीबल एक तो होती है परमीबल मेम्ब्रेन। परमीबल मेम्ब्रेन ये होती है कि उसमें से हर चीज़ गुजर सकती है, कितने भी बिगर मॉलिक्यूल्स या कितने भी कैसे मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं। सेमी मतलब सेमी मीन्स हाफ, मीन्स इसमें से कुछ साइज़ के मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं। बाकी जो सॉल्यूट होता है, जैसे बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नहीं गुजर सकते, वो परमीबल नहीं होता उसके लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, ये थोड़ा सा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। तो अब क्या ऑस्मोसिस का इससे क्या लेना देना है। अगर हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के दरमियान, ठीक है, एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये था इसमें। द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है, और जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि सॉल्यूट को, उसको प्रिवेंट करती है। इसलिए इसको हम सेमी कह रहे हैं कि सिर्फ हाफ ऑफ दी मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं। दिस फेनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो फेनोमेना है जिसमें सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है खुद ही, मतलब स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद ही फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम एक प्योर सॉल्वेंट से क्या कहते हैं सॉल्यूशन की तरफ, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। क्योंकि अब हम देखेंगे कि जब, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। ठीक है, तो और सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें सिर्फ सॉल्वेंट होता है, तो कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई, सॉल्यूशन की। तो ऑस्मोसिस में ये होता है कि लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर या सॉल्वेंट फ्लो करता है। तो प्योर सॉल्वेंट भी इसी तरह से मोर कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस का क्या फेनोमेना होता है, ये हमने यहाँ भी समझा। अब हम आगे चलते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप। ये जो फ्लो है ना, जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से हो रहा है, ये स्टॉप किया जा सकता है अगर हम, इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज़ अप्लाइड फ्रॉम दी सॉल्यूशन साइड। अगर हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं सॉल्यूशन की साइड से, दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। वो प्रेशर जो हम सॉल्यूशन की साइड से लगाएंगे जो कि स्टॉप करेगा सॉल्वेंट के फ्लो को, वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। जैसे कि पिक्टोरियल में दिखाया है कि प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, एक ब्लू जो है वो प्योर सॉल्वेंट है और ग्रीन सॉल्यूशन है, और बीच में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगाई गई है। फिर नेक्स्ट एरो के बाद बताया गया है कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होता जा रहा है, उसका कंसनट्रेशन है वो सॉल्यूशन की बढ़ती जा रही है। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोटिक। जब हमने सॉल्यूशन का जो है वो सॉल्यूशन की तरफ से प्रेशर अप्लाइड किया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो रुक गया, जिससे क्या हो गया, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है ना, इसको क्या कहलाते हैं, जितना भी प्रेशर अप्लाई स्टॉप होने में लगेगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो का, वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is a colligative property as it depends on the number of solute present and not on the nature of the solute. Osmotic pressure एक colligative property है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, नॉट के नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। Experimentally, it was proved that osmotic pressure is directly proportional to molarity and temperature. Experimentally ये प्रूव किया जा चुका है कि osmotic pressure दो चीज़ों पे
जो चीज़ों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक है मोलैरिटी, एक है टेम्परेचर। मैथमेटिकली पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये क्या है, पाई यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी मीन्स मोलैरिटी, और यहाँ पे आर क्या कह रहे हैं, गैस कांस्टेंट, और टी फॉर टेम्परेचर। अगर हम मोलैरिटी की जगह इसका फॉर्मूला रखें, मोलैरिटी क्या होती है के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन लीटर। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी। अगर हम ये मोलैरिटी के सी की जगह जो है वो ये इसका फॉर्मूला पुट करें तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू एन टू वी आर टी, एन टू स्लैश वी आर टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स एंड एन टू इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ क्या है, वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर्स के अंदर, और एन टू क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इफ़ एम टू इज़ दी वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर एम टू जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट हो एंड कैपिटल एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, तो एन टू क्या हो गया, अगर जो है एम टू जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट हो और एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, तो एन टू क्या हो गया, एम टू अपॉन एम कैपिटल एम टू। ठीक है, क्यों ये नंबर ऑफ मोल्स का, यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह इसका फॉर्मूला पुट करें, इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू एम टू आर टू स्लैश कैपिटल एम टू वी। Thus, by knowing the values of pi, m2, t and v, we can calculate the molar mass of the solid. इसी तरह से ये तो हो गई फाइनल इक्वेशन, ये जो पाई वाली इक्वेशन है ये हो गई फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर की। लेकिन अगर हमें मालूम हो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, m2 की वैल्यू मालूम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम हो, तो हम इससे मॉलिक्यूलर मास या जो मोलर मास है कैपिटल m2 इसको भी पता लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमसे कोई कहे कि जो है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना मतलब हमें वैल्यूज़ दें गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर की और मोलैरिटी की, अगर हमारे पास प्रॉब्लम में इनकी वैल्यूज़ हों और हमसे पूछा जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करें, तो हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लेकिन अगर हमें दिया जाए कि जो है मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है उसमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो ये हैं, वॉल्यूम ये है, आर की वैल्यू ये है, टेम्परेचर की वैल्यू ये है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन टू स्लैश वी आर टी। और अगर हमसे बोला जाए कि वेट ऑफ सॉल्यूट ये की वैल्यू ये है, आर टी की वैल्यू ये है, एम टू की ये है, वी की, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू एम टू आर टू स्लैश एम टू वी। ठीक है, या इनमें से किसी एक की वैल्यू ना दी जाए और सब बाकी की वैल्यू दी जाए, तो हम इसमें से वो उसकी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉब्लम्स। आगे चलते हैं। अब वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एक जो है ना एक टॉपिक है। व्हेन द सॉल्यूट अंडर सब टॉपिक है। व्हेन द सॉल्यूट अंडर गो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज और डिक्रीज एंड थस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस अकॉर्डिंगली। जब सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से या किसी से भी, तो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के या तो वो इंक्रीज़ होते हैं या वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, एंड थस और इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय अ फैक्टर कॉल्ड वेंट ऑफ। ये जो एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंट पर डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहे हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, इसको ये क्या कहलाता है, वेंट ऑफ फैक्टर। इसकी इक्वेशन है वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यानी कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी इनमें से कोई सी भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जामिन, तो वो कितनी आई है, और जो थियोरेटिकल और नॉर्मल जो हमारे पास लिखी है कि इस केमिकल की इतनी आ सकती है, तो वो कितनी है, वो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो निकल आएगा। वरना फिर इसको एक और खोला गया है कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इस तरह से भी हम वेंट ऑफ फैक्टर मालूम कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी हम इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 इक्वेशन थी वेंट ऑफ फैक्टर की। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जर्व ये है और थ्योरेटिकल ये है, तो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन के दिए जाएँ तो फिर हम ये बात सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, और अगर हमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास दिया जाए तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है। Applications in pharmacy. One of the most important pharmaceutical application of colligative properties is in the preparation of isotonic intravenous and isotonic lacrimal solutions. अच्छा, जो बहुत सारी एप्लीकेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होती है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशंस में। आइसोटोनिक इंट्रावेनस क्या होते हैं सॉल्यूशन के जो है आईवी फ्लूइड्स, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स हो गए, इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो हो गए। ठीक है, तो इनको जो है ना इनकी प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा आइसोटोनिक लैक्रीमल सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक लैक्रीमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक लैक्रीमल सॉल्यूशंस वो होते हैं कि जैसे हमारी आई है, एक तो आई के लिए सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन एक होते हैं लैक्रीमल सॉल्यूशंस। लैक्रीमल सॉल्यूशंस आप जानते होंगे, लैक्रीमल ग्लैंड होता है हमारी आई में, जहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, टेयर। कहाँ होता है वो? लेटरल एंड ऑफ दी आई के ऊपर होता है, जहाँ से टेयर प्रोड्यूस होता है। वहाँ आई के अंदर एक ग्लैंड होता है जहाँ से हमारा टेयर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस ग्लैंड के में कोई इन्फेक्शन या कुछ उस एक ग्लैंड में डालने के लिए क्या यूज़ होते हैं? लैक्रीमल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। जो कि हमारे, और ये आइसोटोनिक क्या होता है कि मतलब अब जैसे लैक्रीमल सॉल्यूशन हमने यूज़ किया या आईवी फ्लूइड हमने यूज़ किया, तो जैसे आईवी फ्लूइड है वो हमारे ब्लड के साथ जो है आइसोटोनिक हो, मतलब उसकी कंसनट्रेशन कम जो है ना उस ब्लड के साथ मतलब मैच हो जाए। ठीक है। एप्लीकेशन सेकंड है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में भी यूज़ की जाती हैं। कैसे? वन सच एप्लीकेशन इज़ इन द इमर्जन ऑफ टिश्यूज़ इन सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक जो सच एप्लीकेशन है वो ये होती है कि जैसे कि जब हम जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, वो हम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स कर देते हैं, विच आर आइसोटोनिक विद द फ्लूइड ऑफ द टिश्यू, जो कि क्या होते हैं? आइसोटोनिक होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसके फ्लूइड से, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चेंजेस और इंजरीज दैट में राइज फ्रॉम ऑस्मोसिस। जिससे क्या होता है कि कोई चेंजेस, या जैसे अगर हमने उसको टिश्यूज़ को ऐसे ही मतलब खुले में रख दिया, या जो है ना आइसोटोनिक से उसकी टोनिसिटी नहीं बरकरार की, तो क्या इससे क्या होता है कि जो टिश्यू हमने रखा है वो उसकी इंजरी ना हो जाए, उसमें कोई चेंज ना आ जाए ऑस्मोसिस वगैरह की वजह से, कि मतलब उसका पानी बाहर ना आ जाए, या बाहर की जो नमी है वो टिश्यू के अंदर ना चली जाए, जो कि गंदगी होती है। ठीक है, तो इससे ख़राब ना हो जाए टिश्यू हमारा, तो इसलिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि उसकी आइसोटोनिसिटी बरकरार रहे। ठीक है। थर्ड है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस में ऑल्सो बी यूज इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट्स, और इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है सोल्यूशन की, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के भी जो है ना क्या कहते हैं को फाइंड करने के लिए भी यूज़ की जाती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूलर वेट को, या फिर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के लिए भी यूज़ की जाती है, किस हद तक आयोनाइजेशन हुई है इस कंपाउंड या केमिकल की। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी सब कैसे किए जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो ये चलते हैं, देखते हैं। The method of determining the molecular weight depends on the fact that
Each of the colligative properties is altered by a constant value when a definite number of molecules of solute is added to a solvent. For example, क्यों जो मेथड है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने का वो ये है कि वो डिपेंड करता है कि ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब अल्टर्ड हुई हों किसी कांस्टेंट वैल्यू से जब हमने एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डाले हों, ठीक है। तो तब हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट द रेट ऑफ 1.855 फॉर ईच मोल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अगर जैसे हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 1000 ग्राम का पानी, ठीक है, उसमें हमने जो है वो कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, कितने भी ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेकिन जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो किस रेट से गिरेगा, वो 1.855 की रेट से गिरेगा हर मोल के हिसाब से, ठीक है। जैसे 1 मोल डाला तो 1.855 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। फिर जो है वो अगर हमने सेकंड मोल डाला उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो डबल गिरेगा, थर्ड डाला ट्रिपल गिरेगा। इस तरीके से जो है वो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इसकी चेंज। The boiling point elevation may be used similarly for determining molecular weights. The boiling point of water is raised at the rate of. To determine the extent to which an electrolyte is ionized, it is necessary to know its molecular weight. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमें जानना हो कि इलेक्ट्रोलाइट का कितने एक्सटेंट पे आयोनाइज जो ना मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट कितने एक्सटेंट पे आयोनाइज हो सकता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो, ठीक है, एज डिटरमाइंड बाय सम अदर मेथड। मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट हम किसी मेथड से भी मालूम करें। फिर एंड देन टू मेजर वन ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और फिर उससे क्या करें, कोई भी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसकी मालूम करें, ठीक है। द डेविएशन ऑफ द रिजल्ट्स फ्रॉम सिमिलर वैल्यूज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देन इज़ यूज इन कैलकुलेटिंग द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। फिर जो रिजल्ट आए उनका, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आए उसमें जो डेविएशन हो उन वैल्यूज़ से जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की आ रही हैं फॉर सिमिलर वैल्यूज़, ठीक है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के सिमिलर मेथड से हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हमने किया होगा मतलब डिटरमाइन, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन की होगी, तो उस फिर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो रिजल्ट्स में जो डेविएशन आ रही होगी फिर उससे हम एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। This is all about colligative properties of solution. I hope you like it. If you have any query regarding this topic and any other topic, you can text me in the comment section. If you like my videos, then please share and subscribe, and do not forget to press the bell icon. Thank you.